रानी दुर्गावती हमारे देश की वह वीरांगना है जिन्होंने अपने राज्य की रक्षा के लिए मुगलों से युद्ध करके वीरगति प्राप्त की थी। वे बहुत ही बहादुर और साहसी महिला थीं, जिन्होंने अपने पति की मृत्यु के बाद न केवल उनका राज्य संभाला बल्कि राज्य की रक्षा के लिए कई लड़ाइयाँ भी लड़ीं। हमारे देश के इतिहास की बात की जाए तो बहादुरी और वीरता में कई राजाओं का नाम सामने आता है, लेकिन इतिहास में एक शख्सियत ऐसी भी है जो कि अपने पराक्रम के लिए जानी जाती है। वह है रानी दुर्गावती। रानी दुर्गावती अपनी पति की मृत्यु के बाद गोंडवाना राज्य की उत्तराधिकारी बनी थीं और उन्होंने लगभग 15 साल तक गोंडवाना में शासन किया था। गढ़मंडला की वीर तेजस्वी रानी दुर्गावती का नाम इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा गया है, क्योंकि पति की मृत्यु के पश्चात भी रानी दुर्गावती ने अपने राज्य को बहुत ही अच्छे से संभाला था। इतना ही नहीं, रानी दुर्गावती ने मुगल शासक अकबर के आगे कभी भी घुटने नहीं टेके थे। इस वीर महिला योद्धा ने 3 बार मुगल सेना को हराया था और अपने अंतिम समय में मुगलों के सामने घुटने टेकने की जगह इन्होंने अपनी कटार से अपनी हत्या कर ली थी। उनके इस वीर बलिदान के कारण ही लोग उनका इतना सम्मान करते हैं। रानी दुर्गावती का जन्म 5 अक्टूबर सन 1524 को प्रसिद्ध राजपूत चंदेल सम्राट कीरत राय के परिवार में हुआ था। इनका जन्म चंदेल राजवंश के कालिंजर किले में, जो कि वर्तमान में बांदा उत्तर प्रदेश में स्थित है, वहाँ हुआ था। इनके पिता चंदेल वंश के सबसे बड़े शासक थे। वे मुख्य रूप से कुछ बातों के लिए प्रसिद्ध हुए थे। ये उन भारतीय शासकों में से एक थे जिन्होंने महमूद गजनी को युद्ध में खदेड़ा था। वे खजुराहो के विश्व प्रसिद्ध मंदिरों, जो कि मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित हैं, के बिल्डर थे। रानी दुर्गावती का जन्म दुर्गा अष्टमी के दिन हुआ था, इसलिए उनका नाम दुर्गावती रखा गया। इनके नाम की तरह इनका तेज, साहस, शौर्य, सुंदरता चारों ओर प्रसिद्ध थी। रानी दुर्गावती को बचपन से ही तीरंदाजी, तलवारबाजी का बहुत शौक था। इनकी रुचि विशेष रूप से शेर व चीते का शिकार करने में थी। इन्हें बंदूक का भी अच्छा खासा अभ्यास था। इन्हें वीरतापूर्ण और साहस से भरी कहानी सुनने और पढ़ने का भी बहुत शौक था। रानी ने बचपन में घुड़सवारी भी सीखी थी। रानी अपने पिता के साथ ज़्यादा वक्त गुजारती थीं। उनके साथ वे शिकार पे भी जाती थीं। रानी दुर्गावती ने अपने पिता से राज्य के कार्य भी सीख लिए थे और वे अपने पिता का उन सब कामों में हाथ भी बटाती थीं। उनके पिता को भी अपनी पुत्री पर बहुत गर्व था, क्योंकि रानी सर्वगुण संपन्न थीं। इस तरह उनका शुरुआती जीवन बहुत ही अच्छा बीता। रानी दुर्गावती के विवाह योग्य होने के बाद उनके पिता ने उनके विवाह के लिए राजपूत राजाओं के राजकुमारों में से अपनी पुत्री के लिए योग्य वर राजकुमार की तलाश शुरू कर दी। दूसरी ओर दुर्गावती दलपत शाह की वीरता और साहस से बहुत प्रभावित थीं। उन्हीं से शादी करना चाहती थीं, किंतु उनके राजपूत ना होकर गोंड जाति के होने के कारण रानी के पिता को यह स्वीकार न था। दलपत शाह के पिता संग्राम शाह ने, जो कि गढ़मंडला के शासक थे, वर्तमान में वह जबलपुर, दमोह, नरसिंहपुर, मंडला और होशंगाबाद जिलों के रूप में सम्मिलित हैं। संग्राम शाह रानी दुर्गावती की प्रसिद्धि से बहुत प्रभावित थे। उन्हें अपनी बहू बनाना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने कालिंजर में युद्ध कर रानी दुर्गावती के पिता को हरा दिया। इसके परिणाम स्वरूप सन 1542 में राजा कीरत राय ने अपनी पुत्री रानी दुर्गावती का विवाह दलपत शाह से करा दिया। रानी दुर्गावती और दलपत शाह की शादी के बाद गोंड ने बुंदेलखंड के चंदेल राज्य के साथ गठबंधन कर लिया। तब शेरशाह सूरी के लिए यह करारा जवाब था। रानी दुर्गावती और दलपत शाह के विवाह के बाद गोंड ने बुंदेलखंड के चंदेल राज्य के साथ गठबंधन कर लिया और यह शेरशाह सूरी के लिए बहुत करारा जवाब था, जब उसने सन 1545 में कालिंजर पर हमला किया था। शेरशाह सूरी बहुत ताकतवर था। मध्य भारत के राज्यों के गठबंधन होने के बावजूद भी वह अपने प्रयासों में बहुत सफल रहा, किंतु एक आकस्मिक
बारूद विस्फोट में उसकी मृत्यु हो गई। उसी साल रानी दुर्गावती ने अपने पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम वीर नारायण रखा। सन 1550 में राजा दलपत शाह की मृत्यु हो गई और तब वीर नारायण सिर्फ 5 साल के थे। रानी दुर्गावती ने अपने पति की मृत्यु के बाद अपने पुत्र वीर नारायण को राजगद्दी पर बैठा दिया और स्वयं राज्य की जिम्मेदारी संभालने लगीं। रानी दुर्गावती के गोंडवाना राज्य का शासक बनने के बाद उन्होंने अपनी राजधानी सिंगौरगढ़ किला, जो कि वर्तमान में दमोह जिले के पास स्थित सिंग्रामपुर में है, को चौरागढ़ किला, जो कि वर्तमान में नरसिंहपुर जिले के पास स्थित गाडरवारा में स्थानांतरित कर लिया। उन्होंने अपने राज्य को पहाड़ियों और जंगलों और नालों के बीच स्थित कर इसे एक सुरक्षित जगह बना ली। वे सीखने की एक उदार संरक्षक थीं और एक बड़ी एवं अच्छी तरह से सुसज्जित सेना को बनाने में कामयाब रहीं। उन्होंने शासन में राज्य की मानो शक्ल ही बदल दी। उन्होंने अपने राज्य में कई मंदिरों और भवनों और धर्मशालाओं का निर्माण कराया। उस समय उनका राज्य बहुत ही समृद्ध और संपन्न हो गया था। शेरशाह सूरी की मृत्यु के बाद सन 1556 में सुजात खान ने मालवा को अपने अधीन कर लिया, क्योंकि शेरशाह सूरी का बेटा बाज बहादुर कला का एक महान संरक्षक था। उसने अपने राज्य पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। उसके बाद सुजात खान ने रानी दुर्गावती के राज्य पर हमला किया, यह सोचकर कि वह एक महिला है, उसका राज आसानी से छीना जा सकता है। किंतु उसका उल्टा हुआ। रानी दुर्गावती युद्ध जीत गईं और युद्ध जीतने के बाद उन्हें देशवासियों द्वारा सम्मानित किया गया। उनकी लोकप्रियता में वृद्धि हो गई। रानी दुर्गावती का राज्य बहुत ही संपन्न था, यहाँ तक कि उनके राज्य की प्रजा लगान की पूर्ति स्वर्ण मुद्राओं द्वारा करने लगी। इस तरह उनका शासनकाल बहुत ही अच्छी तरह से चल रहा था। तभी अकबर के एक सूबेदार ख्वाजा अब्दुल मसीद खां, जो आसफ खां के नाम से जाना जाता था, उसकी नज़र रानी दुर्गावती के राज्य पर पड़ी। उस समय रानी दुर्गावती का राज्य रीवा और मालवा की सीमा को छूने लगा था। रीवा आसफ खां के अधीन था और मालवा अकबर को पालने वाली माँ महम अंगा के पुत्र अधम खां के अधीन था। आसफ खां ने रानी दुर्गावती के खिलाफ अकबर को बहुत उकसाया और अकबर भी उसकी बातों में आकर रानी दुर्गावती के राज्य को हड़प कर रानी को अपने रनवासे की शोभा बनाना चाहता था। अकबर ने लड़ाई शुरू करने के लिए रानी को एक पत्र लिखा। उसमें उसने रानी के प्रिय हाथी सरमन और उनके विश्वास पात्र वजीर आधार सिंह को अपने पास भेजने के लिए कहा। इस पर रानी ने यह मांग अस्वीकार की। तब अकबर ने आसफ खां को मंडला में हमला करने का आदेश दे दिया। सन 1562 में रानी दुर्गावती के राज्य मंडला में आसफ खां ने हमला करने का निर्णय लिया, लेकिन जब रानी दुर्गावती ने उसकी योजनाओं के बारे में जाना तो उन्होंने अपने राज्य की रक्षा के लिए निर्णय लेकर योजना बनाई। उनके एक दीवान ने बताया कि मुग़ल सेना की ताकत के मुकाबले हम कुछ नहीं हैं। रानी ने कहा कि शर्मनाक जीवन जीने की तुलना में सम्मान से मरना बेहतर है। फिर उन्होंने युद्ध करने का फैसला किया और उनके बीच युद्ध छिड़ गया। एक रक्षात्मक लड़ाई लड़ने के लिए रानी दुर्गावती जबलपुर जिले के नराई नाले के पास पहुंची, जो कि एक ओर से पहाड़ों की श्रृंखलाओं से और दूसरी ओर से नर्मदा एवं गौर नदियों के बीच स्थित था। यह एक असमान लड़ाई थी, क्योंकि एक ओर प्रशिक्षित सैनिक थे और आधुनिक हथियार थे, दूसरी ओर पुराने हथियारों के साथ कुछ अप्रशिक्षित सैनिक थे। रानी दुर्गावती के एक फौजदार अर्जुन दास की लड़ाई में मृत्यु हो गई। फिर रानी ने सेना की रक्षा के लिए खुद का नेतृत्व करने का फैसला किया। जब दुश्मनों ने घाटी पर प्रवेश किया तब रानी के सैनिकों ने उन पर हमला किया। दोनों तरफ के बहुत से सैनिक मारे गए, किंतु रानी दुर्गावती इस लड़ाई में विजयी रही। 2 साल बाद सन 1564 में आसफ खां ने फिर से रानी दुर्गावती के राज्य पर हमला करने का निर्णय लिया। रानी ने भी अपने सलाहकारों के साथ रणनीति बनाना शुरू कर दिया। रानी दुश्मनों पर रात में हमला करना चाहती थीं, क्योंकि उस समय लोग आराम से रहते हैं, लेकिन उनके एक सहयोगी ने
उनका यह प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया। सुबह असफ खान ने बड़ी बड़ी तोपों को तैनात किया था। रानी दुर्गावती अपने हाथी सरमन पर सवार होकर लड़ाई करने लगी। उनका बेटा वीर नारायण भी इस लड़ाई में शामिल हुआ। रानी ने मुगल सेना को 3 बार वापस लौटने पर मजबूर किया, किंतु इस बार वे घायल हो चुकी थीं। एक सुरक्षित जगह पर जा पहुंची। इस लड़ाई में उनके बेटे वीर नारायण गंभीर रूप से घायल हो चुके थे। तब रानी ने विचलित न होते हुए अपने सैनिकों से नारायण को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने के लिए कहा और वे फिर से युद्ध करने लगीं। रानी दुर्गावती मुगल सेना से युद्ध करते करते बहुत बुरी तरह घायल हो चुकी थीं। 24 जून सन 15 एक तीर उनके कान के पास से होते हुए निकला और एक तीर ने उनकी गर्दन को छेद दिया और वे होश खोने लगीं। उस समय उनको लगने लगा कि अब वे लड़ाई नहीं जीत सकेंगी। उन्होंने एक सलाहकार से युद्ध छोड़कर सुरक्षित स्थान पर जाने के लिए कहा, किंतु उन्होंने जाने से उनके एक सलाहकार ने उन्हें युद्ध छोड़कर सुरक्षित स्थान पर जाने के लिए कहा, किंतु उन्होंने जाने से मना कर दिया और उससे कहा कि दुश्मनों के हाथों मरने से अच्छा है कि अपने आप को ही समाप्त कर लो। रानी ने अपने ही एक सैनिक से कहा कि तुम मुझे मार दो, किंतु उस सैनिक ने अपने मालिक को मारना सही नहीं समझा, इसलिए उसने रानी को मारने से मना कर दिया। तब रानी ने अपनी ही तलवार अपने सीने में मार ली और उनकी मृत्यु हो गई। इस दिन को वर्तमान में बलिदान दिवस के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार एक बहादुर रानी जो मुगलों की ताकत को जानते हुए भी एक बार भी युद्ध करने से पीछे नहीं हटी और अंतिम सांस तक दुश्मनों के खिलाफ लड़ाई लड़ती रही। अपनी मृत्यु के पहले रानी दुर्गावती ने लगभग 15 साल तक शासन किया। रानी दुर्गावती की मृत्यु के बाद गोंड राज्य अत्यंत दुखी था, किंतु रानी के साहस और पराक्रम को आज भी याद किया जाता है। रानी दुर्गावती का शरीर मंडला और जबलपुर के बीच स्थित पहाड़ियों में जा गिरा, इसलिए वर्तमान में मंडला और जबलपुर के बीच स्थित बरेला में इनकी समाधि बनाई गई है, जहां अभी भी लोग दर्शन के लिए जाते हैं। भारतीय इतिहास की वीर महिलाओं में गिनी जाने वाली रानी दुर्गावती एक वीर, निडर और बहुत ही साहसी महिला थीं। रानी दुर्गावती ने अपनी अंतिम सांस तक मुगलों के साथ आज़ादी की लड़ाई लड़ी। वर्तमान में रानी दुर्गावती के सम्मान में बहुत सी जगहों का निर्माण हुआ है। भारत सरकार ने रानी दुर्गावती को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए 24 जून सन 1988 में उनकी मौत के दिन एक डाक टिकट भी जारी किया। रानी दुर्गावती की याद में जबलपुर और मंडला के बीच स्थित बरेला में उनकी समाधि बनाई गई। इसके अलावा पूरे बुंदेलखंड में रानी दुर्गावती कीर्ति स्तंभ, रानी दुर्गावती संग्रहालय एवं मेमोरियल और रानी दुर्गावती अभयारण्य हैं। जबलपुर में मदन मोहन किला स्थित है, जो कि रानी दुर्गावती का उनकी शादी के बाद निवास स्थान था। इसके अलावा रानी दुर्गावती ने अपने शासनकाल में जबलपुर में अपनी दासी के नाम पर चेरी ताल, अपने नाम पर रानी ताल और अपने सबसे विश्वास पात्र वजीर आधार सिंह के नाम पर आधार ताल बनवाया था। महान वीरांगना रानी दुर्गावती को हम सभी भारतीयों का शत शत नमन। जय हिंद।